गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला। जो हमेशा याद रखिए, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद शिवराज कैबिनेट का गठन। सिंधिया खेमे से 2 नेताओं समेत 5 मंत्रियों ने ली शपथ। राजस्थान सरकार ने किया कोरोना के रैपिड टेस्ट बंद कराने का फैसला। रैपिड टेस्टिंग के नतीजे नहीं आ रहे हैं सही। 25 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में मरीजों की संख्या। अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। और कोरोना पॉजिटिव केस पर राष्ट्रपति भवन का बयान। कहा कर्मचारी नहीं, उसके परिवार का सदस्य है संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 1 महीने के बाद में कैबिनेट का गठन किया जा चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह और कमल पटेल मंत्री बनाए गए हैं और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलाबाट और गोविंद सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छोटी मंत्रिमंडल होने की वजह से कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहले चरण के कैबिनेट में जगह नहीं पा सके। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेताओं को इस बार कैबिनेट के पहले विस्तार में शामिल नहीं किया गया है। इनमें विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे ही कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाहूलाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी को भी फिलहाल प्रतीक्षा में डाल दिया गया है। बीजेपी के विधायक गोपाल भार्गव तो कमलनाथ सरकार के दौरान प्रतिपक्ष के नेता थे। मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान की सभी सरकारों में गोपाल भार्गव मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन इस शिवराज कैबिनेट में फिलहाल उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय ने रमजान के लिए फैसला लिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्हें शब बारात के लिए लिया था। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना 24 अप्रैल से शुरू होता है। सभी धार्मिक नेताओं, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना इफ्तार आयोजित करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने घरों में अन्य रीति रिवाजों को निभाने का फैसला किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमज़ान के पवित्र महीने में मस्जिदों, ईदगाहों, अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है। और वक्फ बोर्ड के जो लगभग 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाह हैं,
सामाजिक जगह हैं और भी स्थान हैं जहां पर कि रमज़ान के मौके पर नमाज और अन्य रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे, वहां पर भी उन्होंने उस कार्यक्रमों को न करने का फैसला लिया है। और खुद मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर के ये फैसला उसी तरह से किया है जिस तरह से शब बारात के दिन सभी ने फैसला किया था कि शब बारात के दिन कोई भी जो शब बारात का कार्यक्रम है सड़कों पे, मोहल्लों में, गांवों में या कब्रिस्तानों में जो जाने का होता था वो नहीं किया और घरों पर ही इबादत और जो भी शब रात से जुड़े हुए कर्तव्य थे उसको पूरी तरह से निभाया। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में 2081 सकारात्मक मामलों की पुष्टि की है। तेजी से परीक्षण पर उन्होंने कहा कि नबी करीम क्षेत्र में कल तेजी से परीक्षण शुरू किया गया। 74 लोगों का परीक्षण किया गया है, उन सभी में नकारात्मक परीक्षण आया है। अस्पतालों में भर्ती सभी रोगियों में से 26 आईसीयू में हैं और 5 वेंटिलेटर पर हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। 2081 केसेज हैं जिसमें से 78 केसेस कल नए जुड़े हैं और 78 जो केसेज हैं ये लगभग हमारे पास कल आई थी 1397, 1400 रिपोर्ट में से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और जो अभी अस्पतालों में हैं उसमें से 26 लोग आईसीयू में और 5 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, रैपिड टेस्टिंग जो है वो कल से शुरू हो चुका है, कितने लोगों का अभी तक हुआ है? कल नबी करीम इलाके में स्टार्ट किया गया है, उसको 74 लोगों पे किया गया था तो उसके सबके नेगेटिव रिजल्ट आए थे। राष्ट्रपति भवन में भी बहुत सारे लोग एक साथ मिले हैं कोरोना। एक केस मिला अभी तक, लेकिन उसके बाद से 125 मेंबरों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। हाँ, केस अभी तक एक ही मिला जी। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो सील कर किया गया है सीमा को, अब दिल्ली से कोई गाजियाबाद जा नहीं सकता। क्या वाकई स्थितियाँ बहुत बेकरार हो चुकी हैं? नहीं, स्थिति मैंने बताया ना कि देखिए दिल्ली के अंदर अभी 2081 केसेज हैं और जो स्पीड है वो पूरे देश में थोड़ा स्लो डाउन तो हुई है, बट अभी हमें चिंता रखनी चाहिए और जो लॉकडाउन है उसका पालन ठीक से करना चाहिए। 2000 का 5% 100 बनता है, अगर 100 का 5% करेंगे तो 5 बनता है, तो परसेंटेज ग्रोथ होती है। अगर जो रेट ऑफ ग्रोथ अभी पिछले, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लगभग 8 दिन के अंदर 1000 से 2000 हुए, अब 2000 से 4000 मुझे नहीं लगता कि 8 दिन में हो पाए। 2081 केसेज हैं जिसमें से तो वहीं कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लागू लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली में किसी तरह की कोई छूट देने से राज्य सरकार ने इनकार किया है क्योंकि राज्य के हालात गंभीर है, लेकिन आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया गया है ताकि थोक में सामान दिया जा सके। वहीं मंगलवार सुबह आजादपुर मंडी के बाहर जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाहर भारी भीड़ लगी, लोग पैदल गाड़ियों में मंडी जा रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे किसी भी नियम का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जाम लगने जैसी नौबत आ चुकी है। अब ऐसे में ये नजारा सरकार की चिंता बढ़ा सकता है क्योंकि लोगों को राहत देने के लिए जो मंडी खोलने का फैसला लिया गया था, अगर इस प्रकार से भीड़ आती और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही तो लॉकडाउन का सारा मकसद ही बेकार हो जाएगा, जो कि कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि आजादपुर मंडी से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सब्जियां और फल बेचे जाएंगे, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति होगी। मंडी में हर 4 घंटे में 1000 लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। तो वहीं लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और एक उनके ड्राइवर के साथ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद में उद्धव ठाकरे ने अब पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इसी में अब बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। पालघर में जो दुर्भाग्यपूर्ण संत और महंतों की जो क्रूर अमानवीय हत्या हुई, उस हत्या से सारा देश व्यथित है। सभी को बहुत उस घटना से दुख पहुंचा है। ऐसे स्थिति में महाराष्ट्र सरकार से यह अपेक्षा है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। पर दुर्भाग्य ये है कि देश एक संकट से गुजर रहा है, इसलिए हम मौन हैं, बोल नहीं रहे। पर इसका कतई मतलब ये नहीं उठता कि महाराष्ट्र सरकार में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वे बेछूट कुछ भी आरोप करें। वास्तव यह है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने
कुछ भी आरोप करने से सत्य नहीं छुपता। जब वहां पर संतों महंतों की क्रूर अमानवीय हत्या हो रही थी तो उस समय वहां पर राष्ट्रवादी के नेता मौजूद थे, वहां पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी मौजूद थे। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से और कांग्रेस से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दे। ये पूरी देश की मांग है। इसलिए इस विषय को आप और किसी और लेके जाकर के राजनीति का विषय न बन। पालघर तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता अनंत सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार ऋषिकेश के फूल चड्डी घाट पर हुआ। उनका पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा बाबा रामदेव सहित उनके परिजन भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस समय कमी केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खल रही थी। दरअसल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पिता के निधन की जानकारी मिली तब वो कोरोना और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसका कारण उन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन और प्रदेश के आम जनों के प्रति जवाबदेही बताया। उन्होंने बताया कि अपने ट्वीट में ये जानकारी साझा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता दिल्ली एम्स में इलाज उनका चला रहा था और इलाज के दौरान सोमवार को उनका निधन हो गया था। तो वहीं देश भर में कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में अब रोहतक के ओमैक्स सिटी में कोरोना के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है। ओमैक्स सिटी वासियों के द्वारा अब सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए किए जा रहे सैनिटाइज करने के इस अभियान में सुनील पाराशर, भारत सचदेवा, पवन यादव, शिवम मनचंदा, आदेश जैन, राजीव गुप्ता, सरदार अमरजीत, हितेंद्र अत्री शामिल हैं। इतना ही नहीं, सैनिटाइज करने के इस अभियान में सभी ओमैक्स हैप्पी होम परिवारों ने सेवा और सहायता की पेशकश की है। सैनिटाइज करने के इस अभियान में सभी ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और साथ ही सभी से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते स्थिति भयावह है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो वहीं अब जो लोग हैं वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान को एक अभियान के तौर पर चला रहे हैं। सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है जगह जगह पर और लोग साथ में ये भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे, वो घर पर ही रहें और इसी के साथ में अपने आसपास के इलाकों में साफ सफाई रखें। और रोहतक के ओमैक्स सिटी में भी एक अभियान ओमैक्स सिटी वासियों के द्वारा चलाया गया जहां पर सैनिटाइज करने का काम किया गया। पूरे इलाके में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इलाके को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना वायरस जैसी इस महामारी को खदेड़ा जा सके। न सिर्फ रोहतक से और बल्कि पूरे देश से इस वायरस को भगाया जा सके, इसको लेकर जगह जगहों पर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें हरियाणा के रोहतक के ओमैक्स सिटी से सामने आई है जहां पर ओमैक्स सिटी वासियों ने सभी के योगदान से यहां पर सैनिटाइज करने का काम किया है। आपको एक बार फिर हम बताते चलें कि पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार जारी है और ऐसे में हर जगह पर अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ऐसे में अब रोहतक के ओमैक्स सिटी के कोरोना के खिलाफ में बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। ओमैक्स सिटी वासियों के द्वारा अब सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए किए जा रहे सैनिटाइज करने के इस अभियान में सुनील पाराशर, भारत सचदेवा, पवन यादव, शिवम मनचंदा, आदेश जैन, राजीव गुप्ता, सरदार अमरजीत, हितेंद्र अत्री भी शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, सैनिटाइज करने के इस अभियान में सभी ओमैक्स हैप्पी होम परिवारों ने सेवा और सहायता की पेशकश की है। सैनिटाइज करने के इस अभियान में सभी ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर पालन किया है और साथ ही सभी से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहने की अपील की है। तो वहीं दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाके के जाफराबाद और ब्रह्मपुरी में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ओक इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से उठाया जिसके बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों ने ओक इंडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए इलाके में मोर्चा संभाला है। इसी पर देखिए समीर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिल्ली पुलिस एक्शन में है और पूरी तरह थाना अध्यक्ष जो है वो एक्शन में आ चुके हैं। इस रोड पर तमाम जो हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे थे, ये वो रोड है जहाँ पे तमाम लोग इस रोड की धज्जियां उड़ाए थे। आज खुद थाना अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उनके जवान जो मौजूद हैं वो लगातार इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से है और किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे थाना अध्यक्ष की सर थोड़ा बताएंगे सर किस तरह से मतलब आप राउंड में निकले हैं सर? लोग यहाँ पर तमाम रोजाना करता हूँ शाम को इवनिंग में, लेकिन लंबा चौड़ा एरिया करते हैं जी रोजाना करते हैं। तो आप रोजाना इस तरह के राउंड पे करते हैं सर, फिर भी लोग शिकायत कर रहे थे एरिया बड़ा है, एरिया तो रोजाना बदलते रहते हैं, पैटर्निंग का एरिया टाइम बदलते रहते हैं। देखिए खुद थाना अध्यक्ष लोग वालों को समझा रहे हैं, गलियों गलियों में जाकर समझा रहे हैं कि इस तरह से मतलब आप अपने घर में बैठिए और अपने घर में ही रहिए। तो ये हाल है यहाँ के लोगों का कि थाना अध्यक्ष के समझाने के बावजूद यहाँ पर समझाया नहीं, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं इसमें खड़ा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है सीलमपुर और ये ब्रह्मपुर रोड है। इसी रोड पर जो जिस तरह से जो मीडिया में खबरें आई थी, इस रोड पे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से रोड खाली है। लगातार हमने भी इस रोड पे कई लाइव किया है और लगातार इस रोड पे जो पुलिस की सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए मेरे पीछे तमाम ये पुलिस इसके जवान हैं और सीआरपी के जवान हैं जो इस रोड को पूरी तरह से लॉकडाउन के मौके पे पूरी तरह खाली करा दिया गया है। ये देखिए मेरे पीछे किस तरह से जवान हैं और जो लोग को बता रहे हैं कि आप वो घर में रहिए, किसी भी तरह घर से बाहर ना निकलें हैं। और जो खुद यहाँ इस इलाके के थाना अध्यक्ष हैं वो खुद मौके पर हैं। आज हमने उनके साथ में जो इलाके का गश्त किया उन्होंने वो भी हमने देखा, लोगों के ऊपर जो सख्ती की गई वो भी हमने देखा है। यहाँ पे तमाम मीडिया की जो बातें मीडिया में आ रही थी इस रोड को लेकर, आज वो कह सकते हैं एक तरह बेगाम लग चुका है उन खबरों को कि लोग बाग यहाँ से धज्जियाँ उड़ा रहे थे। पर अब पूरी तरह से ये रोड खाली है और दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। आप देखिए तमाम दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो इसी तरह हैं। अब देखना ही है आने वाले वक्त में भी इसी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा या नहीं। ओके इंडिया न्यूज़, समीर सिद्दीकी, दिल्ली। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन का ध्यान रखते हुए एसडीएम सदर सूर्यकांत त्रिपाठी ने लखनऊ की कमिश्नर मुकेश मेश्राम के द्वारा बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को राशन देने का काम किया गया है। लॉकडाउन में दूर दराज से आए हुए गरीब मजदूरों को काम न मिलने के कारण अपने और अपने परिवारों को उनका जो जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तहसील सदर द्वारा लगातार भोजन वितरण और राशन वितरण का काम किया जा रहा है। लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने बताया कि कई प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश में राजधानी लखनऊ में फंसे लगभग 9,500 से ज्यादा मजदूरों को जिला प्रशासन, नगर निगम, एलडीए, तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा भोजन और राशन वितरण का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और अपने मुखिया के आदेश का पालन कराना सबका कर्तव्य है। मौके पर उप जिला अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सदर के साथ तहसील के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मजदूर, दिहाड़ी मजदूर यहाँ छूट गए हैं, उन लोगों की मदद करना ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इसलिए सर्वाइवल किट बनाए हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया है तहसीलों के माध्यम से। तो उस सर्वाइवल किट से अगले 15-20 दिनों तक के लिए एक परिवार के लिए राशन, उनकी ज़रूरत का सामान, इसमें साबुन, मास्क और भी तमाम चीज़ें दी गई है। तो ये एक अच्छा किट तैयार करके वितरित किया गया है, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं, बहुत सारे काम, एक्टिविटीज इस समय सस्पेंडेड है, तो ऐसे टाइम में इन लोगों की ज़रूरत तो है ही, भरण पोषण और बाकी जीवन यापन के लिए जो कुछ हम दे सकें।
विक्रांत खंड गोमती नगर में इस समय जो है गरीबों को कच्चा राशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हुए लोग दूर दूर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको अनाज के साथ मास्क भी दिया जा रहा है। मौके पर जो है लखनऊ के कमिश्नर, आप देख सकते हैं कि लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम मौके पर मौजूद हैं। उप जिला अधिकारी सदर सूर्यकांत त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं वो एक ही प्रदेश के नहीं, अलग अलग प्रदेशों के हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं और ये सब जो है लॉकडाउन होने की वजह से इनको खाने की समस्या हो गई थी और आज यहाँ शासन द्वारा इनको कच्चा राशन मुहैया कराया जा रहा है। हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के राशन इनको इसमें दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सील पैक हैं, सील पैक होने की वजह से इसमें ये नहीं देखा जा सकता है कि किस प्रकार का इसमें कच्चा, लेकिन जो मैडम हैं इनसे बात करेंगे किस प्रकार का यहाँ पर जो अनाज, मैम इसमें किस प्रकार का अनाज इन झोलों में पैक है जो गरीबों को दिया जा रहा है। इसमें सूखा राशन है, दाल चावल मसाले चाय पत्ती चीनी इस तरह का सामान है, सूखा राशन। निश्चित तौर पे मैडम का कहना है कि इसमें जो कच्चा राशन है जो कि एक परिवार कम से कम एक हफ्ते तक अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है और इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। जो कि यहाँ पर लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं। उप जिलाधिकारी जो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं इनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और ये राशन वितरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत अच्छी पहल है कि लोग कच्चा राशन ले जा करके अपने गरीबों अपने घरों में अपने अनुसार इस भोजन को पका सकते हैं और अपने अनुसार उसका स्वाद ले सकते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ प्रणवीर कुमार पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लॉकडाउन के चलते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश मिश्रा ने इस नाजुक मौके पर जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और जरूरतमंद को मदद मिले इसके लिए वरिष्ठ नेता ब्रजेश मिश्रा ने संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और तमाम गाँव में इनके द्वारा जरूरतमंदों को राहत सामग्री और सैनिटाइजर मास्क बांटने का काम बड़े पैमाने पर हर रोज किया जा रहा है। देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच में जहां लॉकडाउन जारी है तो वहीं देश के अन्नदाता पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और देश में प्रदेश के साथ रेवाड़ी की मंडियों में भी गेहूं और सरसों की खरीद बदस्तूर शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि इसी के चलते प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी की मंडियों और खरीद केंद्रों पर हो रही गेहूं और सरसों की खरीद का जायजा लेने के लिए सबसे पहले बिठवाना स्थित अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हैफेड और फूड सप्लाई के अधिकारियों के साथ में मीटर लगाकर जहां पर सरसों का वहां पर जाकर उसकी जांच की और साथ में इसके अलावा और भी इलाकों में जाकर उनसे बातचीत की गई है। जिस तरह से तो खुद मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने मंडी का जायजा लिया है कि खरीद में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इस चीज से जुड़ी आपको ये भी बता दें कि किसानों से बातचीत की गई है और क्या कुछ है सुनवाते हैं। जिस तरह से गेहूं की और सरसों की दोनों की प्रोक्योरमेंट चली हुई है तो इसमें हमने देखा कि मंडी में किसी किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अभी हमने कई किसानों से बात की और सभी जो किसान हमारे सेटिस्फाइड हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हमने जो मॉइस्चर है उसका भी मीटर से चेक करके देखा तो सब ठीक है। अगर हमने तौल का देखा तो तौल में भी सब ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मंडी का दौरा किया है इसमें किसान भी संतुष्ट हैं और हमने भी देखा मंडी में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। किसानों ने भी जो डिस्टेंसिंग का फार्मूला वो भी फॉलो करते हुए अलग अलग दूर दूर ढेरियाँ लगाई हैं। किसानों ने मास्क भी पहने हुए हैं और पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का मास्क लगाने का जो हमारा। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में भी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और रोजाना 25-25 किसानों को गेहूं लाने के आदेश दिए गए हैं। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नई अनाज सब्जी और चारा मंडी अंबाला छावनी में आने वाली गेहूं की ट्रॉलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बरसात के मौसम में आने वाले गेहूं की नमी 12% तक खरीद का आदेश है जिसे मंडी बोर्ड सुपरवाइजर और चेयरमैन की देखरेख में हैफेड के अधिकारी खरीद रहे हैं। कोई अभी तो दिक्कत की बात बाद में पता चलेगा, बाकी आ रही है तो बड़ी ठीक बात है। सरकार की नीति के अनुसार सब के सब किसान ला रहे हैं, कोई धक्काबाजी नहीं कर रहा, तो बड़े प्यार से चल रहा है अभी तो काम। बाकी जो आगे दिक्कतें आएंगी तो बताएंगे। यहाँ मंडी में 25-30 ट्रालियाँ आ रही हैं और यहाँ हमने शेड भी सारे खाली हैं तो शेडों के नीचे ही गेहूँ उतर रही है।
25 किसान सवेरे, 25 दोपहर बाद। और मैंने अपने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं जो उनको विशेष तौर पे उनको आदेश दिए हैं, कोई भी लेबर बगैर मास्क की काम न करे। हर आड़ती के पास सैनिटाइजेशन होना चाहिए। हमने सभी आड़ती को आदेश दिया हुआ है, उसके बाद कम से कम 3 या 4 तिरपाल के नग होने चाहिए। मार्केट में कमेटी के रूल्स है, उसमें बहुत प्रोविज़न है, अगर किसी आड़ती के पास तिरपाल नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को लेकर हरियाणा के रतिया के किसानों में काफी राहत मिली है, क्योंकि इन किसानों के पास गेहूं की कटाई के समय आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था। लॉकडाउन के कारण उनको कहीं से भी पेमेंट प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री की किसान समृद्धि योजना के तहत में 2000 रुपए उनके खातों में पहुंचे हैं, जिससे उनका आगामी फसल को लेकर बीज, कीटनाशक दवाइयां और अन्य वस्तुओं की खरीदारी करना कुछ आसान सा हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। तो वहीं अलीगढ़ में आज एफडीए विभाग की टीम ने घुड़ियाबाग में छापेमारी कार्रवाई करते हुए प्रतिनिधित्व में 23 पान मसालों के कार्टून पकड़ गोदाम को सील किया है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में गुटखा खाने और थूकने पर प्रतिबंध लगा चुका है। आज सूचना पर एफडीए की टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा। गोदाम में वहां पर भारी मात्रा में इस तरह का सामग्री प्राप्त की है जो पहले से ही जिसको लेकर बैन किया जा चुका है। उत्तर कोरियाई तानाशाही किम जोंग की दिल की सर्जरी के बाद में हालात नाजुक है। हालांकि दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि किम जोंग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 36 साल के किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर आवश्यक वहां पर आकांक्षाएं जताई जा रही हैं कि वो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मोटापे के शिकार किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर पहले भी चर्चाएं उठी है। आपको बताएं कि किम जोंग अपने दादा के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे, जिसके बाद उनकी हालत को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। भारत के महान एथलीट और ओलंपियन मिल्खा सिंह की बेटी भी इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने में लोगों की मदद कर रही है। मिल्खा सिंह की बेटी मोना मिल्खा सिंह अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे लोगों का इलाज कर रही हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में तेजी से फैलता नजर आ रहा है। इस वायरस का असर अब दुनिया भर के कच्चे तेल उत्पादकों पर भी देखने को मिला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव गिरकर काफी कम हो चुका है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।